Assalamu alaikum. It's me Said Wajahat Ali and I am होम्योपैथिक डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट। और आज इस वीडियो में आपसे स्ट्रेस पर बात करने जा रहा हूँ कि स्ट्रेस क्या होता है और होम्योपैथिक में इसकी क्या मैनेजमेंट है, ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने में अपना की रोल प्ले कर सकती हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस देखिए हमारी लाइफ का एक बिल्कुल नॉर्मल पार्ट है, ओके। और हर पर्सन किसी न किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक्सपीरियंस करता है और उसके अंदर जो है फिर स्ट्रेस वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। फिजियोलॉजिकल लेवल पर जाके बॉडी में चेंजेस आती हैं, उसकी थिंकिंग एंड उसकी कॉग्निशन अफेक्ट होती है, उसके अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस होती है। सो हर पर्सन डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस का होना भी जो ना ज़रूरी है। बिकॉज अगर हमारी लाइफ में किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो हम अपने गोल्स को कभी भी अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर सकेंगे। हम जो इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना अपने गोल्स को अचीव करने में, हासिल करने में, इतनी हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं, इसके पीछे हमारा स्ट्रेस ही होता है जो कि हमें मोटिवेट कर रहा होता है, ओके। और अगर स्ट्रेस ना हो तो फिर हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का कोई इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू है और उसके लिए उसने बहुत तैयारी करनी है और बहुत टिपिकल टाइप का इंटरव्यू है, तो अगर उसको स्ट्रेस होगा तो वो सारी रात पढ़ के जो है ना अपने इंटरव्यू की तैयारी करेगा, प्रैक्टिस करेगा। और अगर उसको स्ट्रेस नहीं होगा तो वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करेगा। इट्स माइट बी पॉसिबल कि वो इंटरव्यू में फेल हो जाए। किसी स्टूडेंट का कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बहुत टिपिकल एग्ज़ाम है, तो अगर उसको स्ट्रेस होगा तो उसकी तैयारी करेगा रात भर बैठकर, बट अगर उसको स्ट्रेस नहीं होगा तो उसकी तैयारी नहीं करेगा और इट्स माइट बी पॉसिबल कि वो एग्ज़ाम में फेल हो जाए। तो स्ट्रेस बेसिकली हमें मोटिवेट करता है कि हम हार्ड वर्किंग करें, हम स्ट्रगल करें, हम मेहनत करें ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। बट प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है कि स्ट्रेस अगर प्रोलॉन्ग हो जाए, स्ट्रेस अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए और अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करने का कोई प्लान ना बनाएं और ये देखते देखते जो ना स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर ये हमारी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। हमारी जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी जो डेली रूटीन का स्केड्यूल होता है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है तो जब वो एग्ज़ाम देने बैठेगा तो उस स्ट्रेस की वजह से वो एग्ज़ाम अच्छी तरीके से नहीं दे सकेगा। हालांकि उसने रात भर बैठ के तैयारी भी की है, उसको सब कुछ आता है, बट ओवर स्ट्रेस की वजह से वो एग्ज़ाम प्रॉपर नहीं दे सकेगा। किसी शख्स का इंटरव्यू है, उसने इंटरव्यू की तैयारी भी की लेकिन प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होने की वजह से, अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस होने की वजह से ड्यूरिंग द इंटरव्यू उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगी और उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो सकेगा। तो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस जो है डिफ़िकल्टीज़ को क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। तो इसकी मैनेजमेंट करनी है और इसको कोप अप करने की जो ना कोशिश करनी है। अच्छा, अगर हम स्ट्रेस को थोड़ा फिजियोलॉजिकल लेवल पर समझने की कोशिश करें कि स्ट्रेस हमारे अंदर प्रोड्यूस कैसे होता है, तो देखिए जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को या किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन को फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट है विच इज़ कॉल्ड एमिगडाला। हमारे ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए जो ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड एमिगडाला इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द इमोशंस। सही, हमारे अंदर जितने भी इमोशंस आते हैं ना किसी भी सिचुएशन को लेकर के, किसी भी हालात को लेकर के, तो वो एमिगडाला ही है जो कि हमारे अंदर इमोशंस को प्रोड्यूस करता है। और एमिगडाला के अंदर ही जो है हमारी इमोशनल स्टोरीज जाके स्टोर हो रही होती हैं। तो जब ब्रेन किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन को, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को
परसीव करता है तो हमारा जो एमिगडाला है वो फौरी तौर पर अलर्ट हो जाता है, फौरी तौर पर एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ से फिर डिस्ट्रेस वाले इमोशंस प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और ब्रेन में एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है कि ब्रेन ने किसी थ्रेट को परसीव किया है और फिर ये एमिगडाला जाके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, विच इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन और फिर बाकायदा तौर पर जो ना फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है कि बॉडी के अंदर एक थ्रेट आया है, ब्रेन ने किसी थ्रेट को परसीव किया है क्योंकि हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी के अंदर जो है थोड़ी देर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिग्नल्स को पहुंचाना शुरू कर देता है कि ब्रेन ने किसी थ्रेट को परसीव किए, लिहाजा से क्या करनी, फाइट करनी। तो इसी दौरान हमारी किडनी के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, वहाँ उसका एक पार्ट होता है मेडुला, वहाँ से फिर कुछ आपके हार्मोन्स और कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, खून के अंदर। वो जो हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन। जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज आउट होते हैं तो फिर फिजियोलॉजिकल लेवल पर जाके हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, जस्ट लाइक हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, घबराहट होना और जो है ब्रीथिंग जो है ना, ब्रीथिंग रिदम का जो है डिस्टर्ब हो जाना, पर्सपायरेशन का होना, स्वेटिंग का होना, मसल स्ट्रेच होना, हेडेक होना और इस टाइप के यूरिनेशन का ज़्यादा आना, इस टाइप के मल्टीपल सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये नॉर्मली डेली रूटीन में हर पर्सन इसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है, बट जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग हो जाता है और ये हार्मोन्स या केमिकल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगते हैं तो फिर ये फिजियोलॉजिकल कंप्लेंट्स भी जो है लेकर आते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में भी इंसान को जो है रखते हैं, जस्ट लाइक इसकी वजह से हाइपरटेंशन का हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। मेरे पास डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं जिनका बीपी बहुत शूट हुआ होता है और जब कंप्लीट हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि इन पेशेंट को बहुत इंटेंसिवली स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा इन्होंने किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया हुआ है, फाइनेंशियल स्ट्रेस, घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या किसी ऑफिस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या कोई वर्क बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हुआ है, उसकी वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उनके मसल्स पेन आने लगते हैं, हेडेक आने लगता है, बीपी बहुत ज़्यादा शूट होने लगता है। सो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस को मैनेज करने की ज़रूरत है बिकॉज की वजह से मल्टीपल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कोई भी इंडिविजुअल कंटिन्यूसली साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का शिकार रह सकता है। वैसे तो इसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए डिफरेंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो है सिखाई जाती हैं, जस्ट लाइक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है और आपका प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन थेरेपीज है जिसमें ऑल ओवर द बॉडी मसल्स को रिलैक्स करवाया जाता है, मेडिटेशंस हैं, योगा है, बहुत हेल्पफुल है, एक्सरसाइजेस हैं, फिजिकल एक्सर्शन है एंड डिफरेंट एरोबिक एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, हेल्दी न्यूट्रिशन एंड हेल्दी डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो है कॉग्निटिव बेस्ड थेरेपीज जो है अप्लाई की जाती है किसी भी इंडिविजुअल में जो कि स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस से जो ना सर्वाइव कर रहा है। अच्छा, कॉग्निटिव बेस्ड थेरेपीज में डायरेक्टली किसी भी इंडिविजुअल के हम जो ना कॉग्निशंस पे काम कर रहे होते हैं, उसके सोचों पे काम कर रहे होते हैं, उसके थिंकिंग पैटर्न्स पे काम कर रहे होते हैं बिकॉज प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से कॉग्निशन डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं और इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेकर आ रहा होता है और जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, थॉट्स उसको बहुत डिस्ट्रेस में लेके जा रही होती हैं, उससे अपने थॉट्स जो है ना कंट्रोल नहीं हो रहे होते हैं। तो कॉग्निटिव बेस्ड थेरेपीज की मदद से हम जो है उन ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं उसको हम कंट्रोल करना सिखाते हैं और कैसे हम उन नेगेटिव थॉट्स को सही पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो सिखाया जाता है। सो कॉग्निटिव बेस्ड थेरेपीज जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में और डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ में, क्योंकि सोच सारे मसाइल की जड़ है। अगर आपकी पॉजिटिव सोच होगी तो आप जो है पॉजिटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे
और अगर आपकी नेगेटिव सोच होगी तो आप नेगेटिव चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे। सोच तमाम मसाइल की जड़ है, तो सोच पर अगर काम कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। अच्छा समटाइम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है और कंट्रोल नहीं हो रहा होता, तो फिर उस कंडीशन में फिर मेडिकेशंस की तरफ भी जाया जाता है और डिफरेंट लोग डिफरेंट ड्रग्स मेडिकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके जाहिर सी बात है आगे चल के साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे होते हैं। सो आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक मेडिसिन बताऊंगा। वैसे तो होम्योपैथिक में जो मेडिसिन सिलेक्शन का जो रूल है वो ये कि इंडिविजुअल की तमाम हिस्ट्री को लिया जाए, तमाम सिम्टम्स को लिया जाए, कॉजेज़ को देखा जाए, तमाम फैक्टर्स को देखा जाए, फिर टेलर मेड बेस पर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए। बट जो मैं मेडिसिन बताने जा रहा हूँ उसका नाम है अश्वगंधा। होम्योपैथिक में बहुत ब्रॉडली यूज़ होती है और ये जनरली सब इसको जो ना यूज़ कर सकते हैं। बट अगर किसी को बहुत कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है, तो मैं वहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा इस मेडिसिन को यूज़ करें, बिकॉज डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू भी, CBT के थ्रू भी, कॉग्निशन पर काम करने के बाद भी हम उस स्ट्रेस को ईज़िली कोप अप कर सकते हैं, तो वहाँ पर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेडिसिन का इस्तेमाल कम से कम हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे जो भी हो, कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। इंसान अपनी जो है नेचुरल सलाहियतों की मदद से अगर किसी चीज़ को कोप कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल कंप्लेंट्स का सामना है, जस्ट लाइक जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, हाइपरटेंशन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, BP बहुत ज़्यादा शूट करने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है, मसल स्पाज़म्स होने लगते हैं, नींद की जो साइकिल होती है, स्लीप साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाती है, इंसोम्निया का मसला देखने को मिल रहा होता है। तो ये सारी क्लिनिकल कंप्लेंट्स पेशेंट्स लेकर आ रहे होते हैं ड्यू टू द स्ट्रेस। तो वहाँ पर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि ये दवा जो है यूज़ की जा सकती है और उसकी कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। इसका अच्छा, ये अश्वगंधा जो होम्योपैथिक में यूज़ होती है, ये इंडिया में कई सालों से जो एक बहुत वहाँ पे मकबूल ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक, उसमें एज अ हर्ब यूज़ होती चली आ रही है अश्वगंधा स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। अच्छा, इस हर्ब में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी स्ट्रेस एजेंट्स हैं जो कि हमारी जिसको यूज़ करने से हमारी बॉडी के अंदर एक रेजिलियंस प्रोड्यूस होती है, एक मुज़ाहमत पैदा होती है अगेंस्ट द स्ट्रेस। उस रेजिलियंस की वजह से की मदद से हम स्ट्रेस को बहुत आसानी के साथ कोप अप कर सकते हैं और हमारे अंदर जो स्ट्रेस आने के बाद जो है बहुत ज़्यादा केमिकल चेंजेस आती हैं, उसको उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको भी जो ना ये मेडिसिन कंट्रोल करती है और जो हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस एक्टिविटी को भी जो ना ये मेडिसिन रिड्यूस करती है। सो होम्योपैथिक में इस हर्ब को लेकर के दवा को तैयार किया जाता है और इसका जो ना बहुत ब्रॉडली यूज़ है। इसके डिफरेंट और एरियाज हैं, वहाँ पे भी ये मेडिसिन बहुत कामयाबी के साथ यूज़ होती है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने के लिए और मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती है। आर्थराइटिस जो कि जोड़ों की बीमारी होती है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से मेडिसिन ट्रीट करती है। सो चूँकि ये वीडियो स्ट्रेस से रिलेटेड है और मैंने इस मेडिसिन को स्ट्रेस के साथ लिंक किया है, सो डिफरेंट एरियाज़ पर भी बात नहीं करूँगा। तो ये प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, घबराहट हो रही है और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। और इसका तरीक़ेकार ये है, इसका यूजेज ये है कि 20 से 25 ड्रॉप्स, 20 to 25 ड्रॉप्स आधे गिलास पानी में दिन में 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऐसा ऐसा रिड्यूस होगा। उसके साथ जो डिफरेंट कंप्लेंट्स आपके हैं जैसे लाइक हाइपरटेंशन, तो BP भी आपका रिड्यूस होगा, नींद नहीं आई तो नींद आपकी है ना बेहतर होगी, स्लीप साइकिल थोड़ा बेहतर होगा, हेडेक रहता है, मस्कुलर स्पाज़म्स रहते हैं स्ट्रेस की वजह से, तो सारे सिम्टम्स ऐसा ऐसा सबसाइड होने लगेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर कीजिए
और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।